साथियों नमस्कार। साथियों, तमिलनाडु में चुनाव हैं और कई लोग पूछ रहे थे तमिलनाडु पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बताइए। तो आज हम एक बार फिर से तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल इतिहास से लेकर वर्तमान तक तमिलनाडु में किस बेसिस पर पॉलिटिक्स होती है, कौन कौन सी मेजर पार्टीज़ हैं, उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान से वीडियो देखिएगा। देखिए, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का जो मेन उदय होता है वो एक्चुअली दो चीज़ों से होता है। पहला, जब ब्रिटिश काल था तब तमिलनाडु के क्षेत्र में यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में कास्टिज्म को लेकर के कुछ मूवमेंट्स चले थे। एक तो इसके रूट्स वहाँ से आती हैं करंट पॉलिटिक्स की, और दूसरा ब्रिटिशर्स ने भी हमारे तमिलनाडु के क्षेत्र को या साउथ इंडिया को तोड़ने के लिए एक प्लान बनाया था जिसे द्रविड़ नाम दिया गया था। वहाँ से भी इसकी रूट्स आती हैं। ये दो चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना। उससे पहले एक बात बताता हूँ आपको। देखिए, गौर करना, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो हमारे देश के तीन टुकड़े कर गए थे, भारत, पाकिस्तान और पाकिस्तान पार्ट 2 जो बाद में बांग्लादेश बना। और जाते जाते एक समस्या तो दे ही गए कश्मीर की, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया, समस्या को समाधान करने की बजाय आगे बढ़ाया। तो हमारा कश्मीर वहाँ फंसा हुआ था। समय के साथ खालिस्तान की समस्या पैदा हो गई, पंजाब देख रहे हैं आप। समय के साथ बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तो थोड़ा सा पोर्शन, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का, इसमें रीजन में आप देख रहे हो हिंदू मुसलमान के राइट्स देखने को मिल रहे थे लगातार। यूपी बिहार में तो बहुत होता था, ठीक है। इधर आ जाओ, वेस्ट बंगाल से उड़ीसा होते हुए आंध्र प्रदेश तक, इस पूरे बेल्ट में आपको नक्सलवाद देखने को मिल रहा था। इस पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको किस तरह से अलग अलग तरह के यहाँ पर मसले देखने को मिले। अभी भी मणिपुर में आप देख लीजिए, कोई ना कोई तरह से वहाँ पर आग लगाई जा रही है। यानी कि इस पूरे क्षेत्र को डिस्टर्बेंस के गढ़ के रूप में स्थापित कर दिया गया। और जो नीचे का पोर्शन है, ये वाला कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का बचा कुचा हिस्सा, इसको द्रविड़ नाडु के नाम पर नया क्षेत्र बनाने को लेकर के कवायद स्टार्ट हो गई। जो क्षेत्र बचे रहे जहाँ ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, वो थे आपके मेनली कोस्टल रीजन्स, या ऐसे देखिए, या तो केरल था या कर्नाटक का कोस्टल एरिया, गोवा हो गया, कोस्टल एरिया महाराष्ट्र का हो गया, और गुजरात हो गया। क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ से अन्य देश व्यापार करते हैं। केरल के हर घर से एक व्यक्ति गल्फ में जाके नौकरी करता है। तो अगर मान लो केरल में किसी तरह की कोई साजिश करके आग लगाई जाती या किसी तरह का अलगाववाद का कोई बीज बोया जाता, तो यहाँ का डिस्टर्बेंस गल्फ तक जाता, वहाँ भी विद्रोह होता, क्योंकि भारतीय तो वहाँ रह रहे हैं। तो जो बाहरी शक्तियाँ थीं जो भारत को अलग अलग घाव दे रही थीं, उन शक्तियों ने ये सोचा कि इस क्षेत्र में कोई आग मत लगाओ, क्योंकि इसकी लपटें हमारे देशों तक आएंगी। इसलिए यहीं आपको कुछ देखने को नहीं मिला। बाकी पूरे देश को इतनी जगह से घाव किए गए थे कि हम आज तक उन घावों को भर नहीं पाए। समझ गए? इन्हीं में से एक बात निकल के आती है जो द्रविड़ नाडु की है, या द्रविड़स्तान की है, या तमिलनाडु की कह सकते हैं। अब एक चीज और सुनिए, ये घाव आपको समझ में आ गए। इन घाव से पहले अंग्रेजों ने हम सबको एक बड़ा घाव और देने का प्रयास किया था जब वो राज कर रहे थे। आप सभी को ये बताया गया होगा कि साहब, जो नॉर्थ इंडिया में आए हुए लोग हैं ये तो सब आर्यंस हैं, बाहर से आए हैं, ये तो आर्यंस हैं। और जो साउथ वाले हैं ये असली इंडियंस हैं, इनको द्रविड़ कहा जाता है। ये आपने सुना होगा। लेकिन रीसेंट स्टडीज़ में 2024 में ही शोध हुआ है, बाकायदा रिसर्च होकर के सिद्ध हो गया है कि उत्तर भारत में रहने वाले लोग आर्यंस नहीं हैं, वो यहीं के हैं। उनका डीएनए इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही है, हम कहीं बाहर से नहीं आए। ये जानबूझ करके एक फेक थ्योरी गढ़ी गई है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में भी इसका वर्णन किया है कि आर्यंस की थ्योरी फेक है। सबसे पहले वही व्यक्ति थे जो आर्यन की थ्योरी को बिल्कुल फेक मानते थे, लेकिन बाबा साहब की बात कोई मान ही नहीं रहा था। द्रविड़ शब्द कहाँ से आया? एक अंग्रेज था, रॉबर्ट क्लैडवेल। इसको ये जिम्मेदारी दी गई थी मिशनरी द्वारा कि रॉबर्ट साहब कुछ ऐसा अध्ययन करो, कुछ ऐसा व्यवस्था लेकर के आओ जिससे साउथ इंडिया के लोगों को नॉर्थ इंडिया से तोड़ा जा सके, या अलग किया जा सके, या अलगाववाद की भावना डाली जा सके। तो अलगाववाद की भावना डालने के लिए इसने हमारे इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किया, संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ते पढ़ते इसको एक शब्द बड़ा अच्छा लगा जो 2-3 जगह इस्तेमाल हो रहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। वो शब्द था द्रविड़।
इसको लगा यार इस शब्द को उठाते हैं और एक कॉन्सेप्ट बिखेरते हैं द्रविड़ नाडु का या द्रविड़स्तान का। वहां से इसने साउथ इंडिया के लोगों को द्रविड़ स्थान या द्रविड़ 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 कह के उनको द्रविडिज्म का भूत सवार करवा दिया। और विद द टाइम ये हुआ कि साउथ इंडिया में कई लोगों ने ये मांग करना स्टार्ट कर दिया था, कई मूवमेंट्स खड़े हो गए थे कि भाई ये जितनी भी मद्रास प्रेसिडेंसी है इसमें से एक क्षेत्र बड़ा काट करके द्रविड़ नाडु या द्रविड़स्थान बनाया जाए। मद्रास प्रेसिडेंसी ये उड़ीसा तक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो वर्तमान तेलंगाना है, वर्तमान तमिलनाडु है, थोड़ा सा आपका केरल का पार्ट और आपका एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा कर्नाटक का भी, गोवा का भी एक हिस्सा आता है, ठीक है। ये सभी पोर्शन मद्रास प्रेसिडेंसी में आते थे जिसको द्रविड़ नाडु बनाना चाह रहे थे ये लोग। हालांकि ये त्रावणकोर अलग है, मैसूर अलग है, कूर्ग अलग है, इन सब कोचिन अलग है ना, ये पुडुचेरी वाला पोर्शन अलग है। इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरा पोर्शन मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। तो एक तरीके से आप मोटा मोटा ये समझ लो कि इस पूरे पोर्शन को तोड़ करके द्रविड़ नाडु बनाने की कवायद की जा रही थी। इतनी बात आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी। अब वापस आइए, तो ये एक दो थ्योरी जो दी गई आर्यंस वाली और द्रविड़ वाली, इन थ्योरीज को ब्रिटिशर्स सभी लोगों में भर रहे थे। नॉर्थ और साउथ में डिवाइड क्रिएट हो रहा था। विद द टाइम यहां पर कुछ कास्ट बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे कि साहब ब्राह्मण लोग बड़े बेकार हैं, ये कास्टिज्म फैला रहे हैं, ब्राह्मण लोगों के कारण जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट वाले लोग हैं उनको रेस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है, कई जगह पर तो अनटचेबिलिटी हो गई है, छुआछूत की दिक्कत हो रही है। इस तरह से कई मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो गए, ये भी करवाए गए थे। अच्छा, विद द टाइम क्या हुआ, मैं प्रॉपर तमिलनाडु में आ रहा हूँ। विद द टाइम ये हुआ कि तमिलनाडु में लोगों को ये कहा जाने लगा कि भाई ये जो ब्राह्मण जितने भी तुम्हारे यहाँ रह रहे हैं इन सबको यहाँ से भगाओ। इन सब ने लोअर कास्ट वाले, सो कॉल्ड लोअर कास्ट वाले लोग हैं, उनका जीना मुश्किल कर दिया है। और ये तक कहा जाने लगा कि यहाँ पर जो ब्राह्मण रह रहे हैं वो यहाँ के हैं ही नहीं, यहाँ के असली लोग तो शैव हैं, शैव। ये शैव वो मत समझना, वो शिव जी को पूछते हैं। यहाँ शैव उन लोगों को कहा गया जो नॉन ब्राह्मण है, और बताया गया वही असली लोग हैं, बाकी ब्राह्मण यहाँ के नहीं है। इस तरह का एक कॉन्सेप्ट डाला गया। इतनी बात आप समझ गए। अब 1950 के आसपास तक का आंकड़ा बता रहा हूं, तब यहां पर करीब 70 लाख ब्राह्मण रहते थे, मान लीजिए 1950 के आसपास। 1970-80 आते आते यहां पर केवल 30-40 लाख ब्राह्मण रह गए थे, यानी आधे ब्राह्मण को भगा दिया गया था। अर्थात एक लंबे समय तक तमिलनाडु क्या देख रहा है, ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण। साथ ही क्या देख रहा है, द्रविड़ नाडु चाहिए। अभी विद द टाइम ये 1950 के बाद एक चीज और देख रहा है कि हिंदी भी हटाओ, ब्राह्मण भी हटाओ, हिंदी भी हटाओ, और ये आर्यन की थ्योरी भी हटाओ, सब हटाओ। हम हैं शैव, हम हैं नॉन ब्राह्मण, हम हैं तमिल, हम हैं द्रविड़, हमें चाहिए द्रविड़ नाडु। ये दिमाग में भरा गया। आप बात को समझ रहे हैं। अब यहां से जन्मी अलग अलग पार्टीज जो आज चुनाव लड़ रही हैं। कैसे जन्मी देखिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, कुछ लोगों को लगेगा कि साहब मैं जो ये द्रविड़स्थान वाली थ्योरी बता रहा हूं, द्रविड़ नाडु वाली बता रहा हूं, ये ऐसे ही बोल रहा हूं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। एक आयरलैंड का, आई थिंक आयरलैंड का व्यक्ति है ये, उसका पेपर पब्लिश हुआ है, उसका नाम है विल स्वीटमैन। पेपर पब्लिश हो, पेपर यूं ही पब्लिश नहीं होते हैं, बाकायदा उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है। इसने बाकायदा 2017 में बताया हुआ है कि किस तरह से क्रिश्चियन मिशनरीज ने द्रविडियन आइडिया को इंडियन, साउथ इंडियन रीजन में किस तरह से डीप रूटेड किया, जो आज हमें द्रविड़ नाडु की मांग के रूप में या कभी एंटी ब्राह्मण, एंटी हिंदी के रूप में दिखता है। ये इसका प्रूफ है। अब आइए एक बात पर, साहब जस्टिस पार्टी देखा जाए तो एक, कहने को तो पॉलिटिकल पार्टी बाद में बन गई थी, ये एक मूवमेंट टाइप का ज़्यादा था। 1916 में इसको ऑफिशियली जस्टिस पार्टी बोला गया, और जस्टिस पार्टी का उद्देश्य था कि जो ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण हैं, तो नॉन ब्राह्मण जितने भी हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए।
लोअर कास्ट के लोग हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए, ब्राह्मणवाद को ख़त्म किया जाए, इसको लेकर के एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जो बाद में पार्टी भी बन गया था। इसे जस्टिस पार्टी कहा जाने लगा, जस्टिस मूवमेंट भी सुनने में आता है। अब साहब इसको स्टार्ट किसने किया था? ये स्टार्ट कई लोगों के द्वारा हुआ था, लेकिन जो मेन नाम इसमें देखने को मिलता है वो है सी नटेशा मुदलियार का। ठीक है, ये मेन नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। बाकी इसमें और भी लोग थे, इसमें हमारे जो है रामास्वामी मुदलियार भी थे, इसमें ईवी रामास्वामी भी थे, बहुत लोग थे, वो सभी का नाम लेना जरूरी नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि इस मूवमेंट या इस पार्टी का उद्देश्य क्या था कि जो नॉन ब्राह्मण हैं उनको सम्मान दिलाना है या ब्राह्मणवाद से छुटकारा दिलाना है। अब देखिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट में गौर से देखिएगा। जस्टिस पार्टी क्या कर रही है? ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। उधर दो मूवमेंट और चल रहे हैं, ये है द्रविड़ कंगम, द्रविड़ यार कमगम बोलते हैं इसे, ये भी एक मूवमेंट है, बाद में पार्टी बन गया था ये भी, और एक सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का भी यही था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो अनटचेबिलिटी से परेशान हैं, यानी छुआछूत से परेशान है कि हम छुएंगे नहीं इनको, वो इस बात से पीड़ित हैं, या उनमें वो ब्राह्मण लोगों से अगर परेशान है तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका भी एक रेस्पेक्ट है, उन्हें सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए आगे बढ़ना है। इस चीज़ को लीड कर रहे थे ईवी रामास्वामी, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को भी लीड कर रहे थे। द्रविड़ कंगम में भी उनका हाथ था। ठीक है, तो विद द टाइम क्या हुआ, जस्टिस पार्टी, द्रविड़ कमगम, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये सब एक साथ मिलकर काम करने लगे थे। और फाइनली 1938 में ये देखिए द्रविड़ कंगम नाम से एक सोशल मूवमेंट, ये खुद एक ही पार्टी बन गए थे ये सब के सब। ठीक है, डी के बोलते हैं इसे। कब बने थे? 1938 में। इसे फिर कौन लीड कर रहा था? ईवी रामास्वामी, जिन्हें क्या बोलते हैं? पेरियार। पेरियार। ठीक है, जो काम जस्टिस पार्टी कर रही थी, ये डी के मूवमेंट और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट सब अलग अलग कर रहे थे। सबका मोर और लेस वही था, ब्राह्मणवाद से मुक्ति प्रदान करना, अनटचेबिलिटी से मुक्ति प्रदान करना, और जो लोअर कास्ट वाले हैं जो सेल्फ रेस्पेक्ट महसूस नहीं कर पा रहे हैं उनको सेल्फ रेस्पेक्ट महसूस कराना। तो ये सब मिलकर के फिर एक ही डी के हो गए थे 1938 में। लेकिन हुआ ये कि विद द टाइम इनके अंदर पॉलिटिकल भावनाएं जनरेट होने लगी। इनको लगने लगा यार कि हमारा अच्छा खासा इम्पैक्ट है, हमारा मूवमेंट अच्छा खासा चलता है, लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए, क्यों ना पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आगे बढ़ा जाए। तो कुछ लोगों का इसमें एक मत था कि हमें अब चुनाव लड़ना चाहिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए। बाकियों का नहीं था। अब जिनका नहीं था वो कहते थे नहीं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी। कुछ लोग कहते थे नहीं बनानी है। तो जिनको बनानी थी उन्होंने डीके में से एक और पार्टी तोड़ ली, जिसे डीएमके बोलते हैं, जो 1949 में बनी। जो वर्तमान सरकार अभी तमिलनाडु में वो डीएमके की है। यानी कि इसमें से वो लोग जो पॉलिटिक्स में आना चाहते थे उन्होंने डीएमके बना ली। ठीक है, एक चीज और, पहले ये लोग कास्ट के लिए सब कर रहे थे। विद द टाइम जो ये डीके था ना, डीके द्रविड़ कंगम जैसे बोलते हैं, द्रविड़ कंगम जैसे बोलते हैं, इसका एक उद्देश्य और भी स्टार्ट हो गया। इसने कहा कि हमको साहब ठीक है कास्टिज्म से मुक्ति पानी है, साथ में हमें द्रविड़ नाडु भी चाहिए। इसको द्रविड़ नाडु भी चाहिए था, इसको द्रविड़ नाडु। तो दो मांगे जुड़ गई अब, एंटी ब्राह्मण प्लस द्रविड़ नाडु, यहां तक पहुंच गए। ठीक है, एंटी ब्राह्मण प्लस द्रविड़ नाडु यहां तक पहुंच गए। फिर यहां से पॉलिटिकल पार्टी टूटी डीएमके, ये भी उन्हीं विचारधाराओं को लेकर चल रही थी। किसने स्टार्ट करी? अन्नादुरई। ठीक है, डीएमके ये रही, द्रविड़ मुन्नेत्र कंगम, अन्नादुरई ने स्टार्ट करी, जिसको अभी लीड कौन कर रहे हैं? स्टालिन। ठीक, इसका भी उद्देश्य क्या था? वही, हमको भी द्रविड़ नाडु चाहिए, मिल जाए तो अच्छी बात है, एंटी ब्राह्मण है, ठीक है। लेकिन इनको लगा यार कि जो लोग अभी तक डीके के साथ थे वो डीके को छोड़ के हमारे साथ क्यों आएंगे, कुछ हमें भी तड़का ऐसा लगाना पड़ेगा कि लोग हमारे साथ आ जाएं इनको छोड़ करके। तो इन्होंने एक और तड़का लगाया और इन्होंने कहा कि द्रविड़ नाडु भी है हमारे कॉन्सेप्ट में कास्टिज्म भी है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट में एक और चीज़ है, एंटी हिंदी। हिंदी का विरोध करो, भाषा और आ गई। पहले कास्ट थी, फिर रीजन भी आ गया,
कि रीजन भी अलग चाहिए द्रविड़ नाडु, अब भाषा भी आ गई। तो डीएमके ने कहा कि हम तमिल भाषा को स्थापित करेंगे, हम हिंदी के विरोध में हैं, हिंदी को हटाओ। आप हैरान होंगे जान के 1950-55 तक तमिलनाडु की किताबों में हिंदी पढ़ाई जाती थी। केरल में आज भी 10वीं क्लास तक हिंदी पढ़ाई जाती है। आप कहोगे ना तो आती नहीं है, आती सब है, वो लोग जानबूझ के नहीं बोलते हैं। ठीक है, आज भी तो तमिलनाडु में हो सकता है कई जगह हिंदी पढ़ाई जा रही हो, मुझे आज का तमिलनाडु का नहीं पता, लेकिन उस समय तक पढ़ाई जाती थी 1950-60 तक। फिर इन्होंने उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। समझ चुके हैं आप? विद द टाइम डीएमके जब, अच्छा डीएमके पहली पार्टी है इस देश की जो गैर कांग्रेसी पार्टी है और पूर्ण बहुमत में अपने दम पर सरकार में आई थी। पहले कांग्रेस देश में हुआ करती थी, गैर कांग्रेस अपने दम पर सरकार में आने वाली पार्टी डीएमके थी। फिर डीएमके में से क्या हुआ कि एक सेक्शन और टूटने लगा जो एआईएडीएमके बना 1972 में। एआईएडीएमके का जो वोट बैंक था वो थोड़ा अलग था। एआईएडीएमके एक्चुअली डीएमके से ही निकली है। डीएमके में ही कुछ लोग थे जिनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरे नहीं हो पा रहे थे, फिर वो निकल गए। निकलने के बाद उन्होंने डीएमके में अपना हिस्सा मांगा, जो भी वो फंडिंग का मैनेजमेंट करते थे उसमें अपना पोर्शन मांगा, लेकिन करुणानिधि ने पोर्शन दिया नहीं, तो वो लोग बाहर निकल गए और उन लोगों को लीड किया सी रामचंद्रन ने। देखिए इनको लीड किया, सॉरी एमजी रामचंद्रन ने। ये एआईएडीएमके को लीड करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनका फिर उद्देश्य क्या था? इन्होंने कहा यार हम तो डीएमके से टूट करके अलग आ गए, अब हमको लोग वोट क्यों दें? तो इन्होंने एक नए मुद्दे छेड़ना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा गरीबों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, गरीबों को खाना मिलना चाहिए, जो रिक्शे वाले हैं, तांगे वाले हैं, जो कुली हैं, जितने भी लोअर, जो गरीबी में सबसे निचले स्तर के लोग थे, उन सबको उन्होंने अपील करना स्टार्ट कर दिया। याद करो जैसे आम आदमी पार्टी नहीं आई थी, हम शिक्षा देंगे, हेल्थ देंगे, ऑटो वाले, रिक्शे वाले सबको आकर्षित करने लगी थी। बाद में आम आदमी पार्टी बिल्कुल उल्टी निकली, लेकिन सेम उसी कॉन्सेप्ट पर एआईएडीएमके चली। इसने ये नहीं कहा कि हम तमिल के मतलब लैंग्वेज, रीजन और कास्ट को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उसी लाइन पे थे, पर उसका ज़्यादा हल्ला नहीं करते थे। उन्होंने वो ज़्यादा करना स्टार्ट किया कि एजुकेशन पहुँचाओ, खाना पहुँचाओ, लोगों को रोज़गार पहुँचाओ। इससे जो लोअर कैटेगरी के लोग थे, लोअर से मतलब जो पुअर कैटेगरी के लोग थे, वो सब के सब इनसे जुड़ने लगे। तो रामचंद्रन के बाद इसको लीड किया था जयललिता ने। जयललिता को अम्मा बोलते थे। उन्होंने 1 रुपये में किचन स्टार्ट करी थी, सबको खाना मिलेगा 1 रुपये में। लोग बड़ा पसंद करते थे उनको। उनके साथ भी काफ़ी भेदभाव हुआ था, यहाँ तक कि असेंबली में उनकी साड़ी तक उतारने का प्रयास किया गया था, बहुत कुछ हुआ था, जेल में भी रह के आई थी, लेकिन उन्होंने जनता के लिए किया बहुत कुछ था। उनको लोग बड़ा मानते थे। जब रामचंद्रन जी नहीं रहे तो उनके बाद रामचंद्रन की वाइफ और जयललिता में एक टसल हो गया था कि पार्टी किसके पक्ष में जाएगी, तो फिर जयललिता के पक्ष में चली गई थी। समझ गए आप? तो कास्ट प्लस रीजन, कास्ट रीजन लैंग्वेज, कास्ट रीजन लैंग्वेज पीछे छोड़ो, गरीबी, एजुकेशन, है ना, खाना, रोजगार, इसकी बात कर रहे हैं। विद द टाइम क्या हुआ? जयललिता के पास आ गई एआईएडीएमके, इनका देहांत हो गया। इनके बाद आई पनीर सेल्वम के पास, ये प्रेसिडेंट बने। इनके बाद जो वर्तमान है वो है पलानी स्वामी, जो उसको लीड कर रहे हैं एआईएडीएमके को। और डीएमके किसके पास आ गई फिर? करुणानिधि। करुणानिधि के बाद एमके स्टालिन, एमके स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन। ये इनके बेटे, ये इनके बेटे। ये डीएमके है पूरी आज की डेट में, और ये एआईएडीएमके है। ठीक है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कंगम, एआईएडीएमके। आज की डेट में ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं तमिलनाडु में। डीएमके उस सत्ता में है, एआईएडीएमके विपक्ष में है। जनरली एआईएडीएमके और बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़ते हैं, डीएमके और कांग्रेस साथ साथ लड़ने लगे हैं। ये 2 बात आपको समझ में आ गई? इसीलिए आप देख रहे थे थोड़े दिन पहले कि डीएमके
रुपी के साइन को भी बैन कर रही थी तमिलनाडु में, क्योंकि वो र जैसा दिखता है, हिंदी जैसा दिखता है। जहाँ जहाँ हिंदी दिख रही है वहाँ कालिक पोत दिया जा रहा है। और बता दूं, तमिलनाडु में हिंदू रिलीजन को इस कदर जातिवाद में घिरा कि वो ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण ही बन के रह गया। वहाँ हिंदुइज्म को, वहाँ कभी आप हिंदू की पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे, कास्ट पॉलिटिक्स, एंटी ब्राह्मण ब्राह्मण देखेंगे। इसीलिए अच्छा, वहाँ पर अगर आप हिंदू सनातन को गाली देते हो तो नॉन ब्राह्मण बड़े खुश होते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण को सनातन से जोड़ के देखते हैं। मेरी बात समझ गए? अगर आप तमिलनाडु में सनातन को गाली दो तो वहाँ के नॉन ब्राह्मण ये मानते हैं कि गाली सनातन को नहीं, ब्राह्मणों को दी जा रही है, तो वो खुश होते हैं। इसीलिए आप लगातार देखते हो कि ये जो डीएमके वाले हैं ये सनातन विरोधी नारे भी लगाते हैं। इनका लड़का उदयनिधि स्टालिन कहता है कि सनातन तो बीमारियों की तरह है, डीएमके वाले बोलते हैं कि सनातन तो एचआईवी की तरह है, लेप्रोसी की तरह है। इस तरह की बीमारियों से कंपेयर किया जाता है। और 2023 में तो इरेडिकेट सनातन धर्म कॉन्क्लेव भी करी गई थी कि सनातन धर्म को हटाना है, इसकी एक कॉन्फ्रेंस करी गई थी जिसमें उदयनिधि स्टालिन भी था। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस करी जाती हैं और इन सब चीज़ों को, सनातन धर्म विरोधी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, द्रविड़ नाडु की बात आगे बढ़ रही है, तमिलनाडु को तोड़ने की भी बात कई बार हुई है। इन सबको बाहर से फंडिंग भी मिलती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अंदर के ही सारे खेल चल रहे हैं, बाहर से भी खेल चलते हैं। बाहर से खेल चलाने वाले कौन लोग हैं? 2 लोग हैं, पीटर फेडरिक और भजन सिंह भिंडर। पीटर फेडरिक अपने आप को एक जर्नलिस्ट बताता है, लेकिन वो जर्नलिज्म के नाम पर ऐसे लूपहोल्स को छापता है, ऐसी चीज़ों को छापता है और उसे प्रकाशित करवाता है बड़े स्तर पर, जो किसी भी क्षेत्र को तोड़ने में मददगार साबित हो, जैसे द्रविड़ का कॉन्सेप्ट, एंटी ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों को। और पीटर फेडरिक को क्या छापना है, कौन सा लूपहोल पकड़ना है, फंडिंग कैसे मिलेगी, कैसे छपेगा बड़े स्तर पर, इसमें मदद करता है भजन सिंह भिंडर नाम का एक व्यक्ति। भजन सिंह भिंडर विदेश में बैठा हुआ है। ये एक्चुअली फेक आदमी है, इसका नाम भजन सिंह भिंडर नहीं है, इसका नाम है इकबाल चौधरी, आईएसआई का एजेंट है। तो आईएसआई उस पीटर फेडरिक को बताती है कि तुम्हें ऐसा क्या छापना है, ऐसा किस तरह से हवा बनानी है कि तमिलनाडु के लोगों में आग लग जाए। जैसे जर्मनी में बैठा हुआ आजकल एक यूट्यूबर कोई वीडियो बना देता है तो कई लोगों के ब्रेन वॉश हो जाते हैं, उसको भी पैसा मिलता है। इसी तरह से पीटर फेडरिक यहाँ पर काम कर रहा था लंबे समय से। ठीक है, सबूत दिखाऊंगा आपको। देखो, इरेडिकेट सनातन कॉन्क्लेव हुई थी साहब, कि सनातन धर्म को कैसे हटाएं। ठीक, अगला देखिए, उदयनिधि स्टालिन की ही पार्टी के हैं ए राजा, बड़े स्तर पर जिन्होंने 2G स्कैम किया था। इन्होंने सनातन धर्म को एचआईवी और लेप्रोसी से कंपेयर किया था। आगे आइए, चेन्नई में इस तरह का एक पोस्टर भी पब्लिश किया गया था जिसमें एक पिग को जनेऊ पहना करके सर्कुलेट किया गया था। बाद में एक आ गया कि वराह अवतार भी तो यही होते हैं, हमने क्या अलग कर दिया, लेकिन चिढ़ाने का काम किया जा रहा था। ठीक है, ये सारे काम अभी तक होते आए हैं। अभी डीएमके का जो मेन वोट बैंक क्या है? गरीब तबका, माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और वेलफेयर की कुछ स्कीम चला रखी हैं वो। एआईएडीएमके का क्या है? गरीब में ग्रामीण में कास्ट बेस्ड कुछ जातियां हैं जो एआईएडीएमके को ही देती हैं, और ट्रेडिशनल वोटर्स, ट्रेडिशनल माने जो गरीब तबके के हैं, जिनको पढ़ाई से कोई फ़ायदा हुआ है, खाने से हुआ है, राशन से हुआ है, वो। बीजेपी किसको टारगेट कर रही है इस वक्त? बीजेपी वहाँ पर शहरी हिंदुओं को पकड़ रही है, उनमें हिंदुज़म की भावना जगा रही है, नेशनलिज्म की भावना जगा रही है। बीजेपी के मुद्दे ही अलग हैं। बीजेपी एआईएडीएमके इन सबको छोड़ छाड़ के नेशनलिज्म और हिंदुज़म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और पुरानी संस्कृति लोगों को याद दिला रही है, और कुछ वोटर्स इसमें जुड़ भी रहे हैं। एक पार्टी आई है टीवीके, इसमें यूथ, ये एक्टर है विजय हैं, उनकी पार्टी है, उनका भी बताऊंगा। और एक आई है पीएमके, ये कुछ स्पेसिफिक कास्ट बेस्ड है, ये वन्नियार कास्ट है वहाँ पर, वो बहुत वोट देते हैं पीएमके को। ठीक है, तो मेन तो ये 2-3 मान लो। डीएमके के अलायंस में कौन कौन है? डीएमके है, कांग्रेस है, छोटी मोटी कुछ पार्टीज हैं। ठीक है, एआईएडीएमके में कौन है? एआईएडीएमके है, बीजेपी है, पीएमके है,
और वही कुछ अदर छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, ओबीसी, कास्ट बेस्ड, रूरल वोटर्स। और थर्ड फ्रंट जो बन सकता है वो एक्टर विजय की पार्टी है और छोटी मोटी और पार्टीज़ हैं। ठीक है, आप कहेंगे एक्टर विजय आप क्या कह रहे हैं? तो पहले मैं बताऊं, 2021 में तमिलनाडु का जो इलेक्शन का रिजल्ट रहा था, तमिलनाडु में टोटल 234 सीट्स हैं, 234। इसमें से जो डीएमके है, डीएमके पार्टी को मिली थी 133 सीट और इनके अलायंस को मिली थी 159 सीट, तो अच्छी खासी मिल गई थी। वोटिंग परसेंटेज डीएमके का रहा था 37% और इनके पूरे अलायंस का रहा था 45%। अगर बात करें एआईएडीएमके की, तो एआईएडीएमके को सीट्स मिली थी 66 कुल, वोटिंग परसेंटेज था 33, यानी डीएमके और एआईडीएमके में केवल 3-4% का वोटिंग परसेंटेज का फर्क है, ज़्यादा नहीं है। और जो एनडीए था पूरा, जो एआईएडीएमके का पूरा अलायंस था, इसको मिला था 39.7% वोट, यानी पूरे अलायंसेस की बात करें तो इनमें करीब करीब 6% का अंतर है, 5.5-6% का अंतर है। तो एआईएडीएमके और डीएमके बहुत टक्कर की पार्टी रही है। अगर मैं ग्राफ वाइज आपको दिखाऊं तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लोग यहाँ वोट देते हैं, उस रीजन के, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाल वाले जितने अभी आप देख रहे हो पोर्शन तमिलनाडु के मैप में, ये सब डीएमके की सीट्स हैं। ठीक है, और जितना भी पोर्शन आप हरे रंग में देख रहे हो ये एआईएडीएमके है। बीजेपी वाला 4 सीटें आई थी बीजेपी को, जो ऑरेंज पोर्शन है, 1, 2 और 3 और चौथा कहाँ है, चौथा यहाँ है, 4 सीटें आई थी। तो यह हर किसी के मुद्दे ही अलग अलग हैं। जो अभी वहाँ पर बीजेपी को धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पर उठाने का काम कर रहे हैं, अन्ना मलाई जो पहले आईपीएस थे अब वहाँ पर बीजेपी को संभाल रहे हैं, वो नए मुद्दे ही खड़े कर रहे हैं जिसमें टाइम लगता है, 10-15 साल लगते हैं लोगों को नया मुद्दा पकड़ा के उसके लिए लोगों को पोलराइज करने में। इसलिए कभी आप बीजेपी को अगले इस साल और अगले चुनाव में भी सत्ता में आते नहीं देख पाएंगे। ठीक है, ये पूरा अभी तक सीन चल रहा है। एक चीज़ और बता दूं, चलो बता ही देता हूँ। स्टालिन का नाम मैंने बताया था, स्टालिन, जो एमके स्टालिन अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। इनका नाम स्टालिन क्यों पड़ा? क्योंकि इनके पिताजी जो करुणानिधि हैं वो जोसेफ स्टालिन से बड़े प्रभावित थे, जो रशिया यूएसएसआर का डिक्टेटर रहा है, जिसने लाखों लोगों को मारा है केवल अपनी लेफ्टिस्ट विचारधारा के चलते। जब वो मरा था उसके जस्ट 2-4 दिन बाद ये पैदा हो गए थे, तो इनका नाम उसी के नाम से, नहीं शायद पहले ही पैदा हो गए थे, लेकिन उसके मरते ही उसके प्रभाव में आके इसका नाम स्टालिन कर दिया था। अब ये महाशय अपने लड़के को आगे करने के लिए, उदयनिधि स्टालिन को आगे करने के लिए ज़्यादातर स्टेजेस पर उदयनिधि स्टालिन को ही खड़ा करते हैं। सनातन के विरोध में, तमिल के पक्ष में, हिंदी के विरोध में ज़्यादातर जो बयान आते हैं वो उदयनिधि स्टालिन के मुंह से आते हैं, ताकि उन्हें लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके। तो ये अभी तक बात आपको समझ में आ गई, चल क्या रहा है। अब आप कहेंगे ये एक्टर विजय की पार्टी का आप बता रहे थे कुछ, ये क्या है? एक्टर विजय बड़े मशहूर हैं वहाँ पर, जोसेफ विजय चंद्रशेखर, 69 फिल्म्स में काम किया है, बहुत मशहूर हैं। इनकी उम्र शायद 50 पार है मेरा ख्याल है, हाँ 51 है। और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है अभी 2024 में। आप कहोगे पार्टी तो बड़ी नई है, इससे पहले ये भी एक मूवमेंट टाइप का ही चला रहे थे। वहाँ पे मूवमेंट चलता है पहले, फिर पार्टी बन जाती है, या फिर कोई एक्टर होता है वो पार्टी बना लेता है, एक्टर को वोट मिल जाते हैं। विजय के पास दोनों ही चीज़ें हैं, मूवमेंट भी और एक्टर भी हैं। मूवमेंट किस नाम से चला रहे थे साहब? देखिए, इनकी पार्टी का नाम है टीवीके, तमिलगा वित्तेरी कंगम। इन्होंने 2009 में कुछ फैन क्लब्स बनाए जिसमें लगभग 85,000 लोग शामिल हुए। इन फैन क्लब्स ने बड़ा जो है मास बेस अपने पक्ष में कर लिया था, जो कई बार चुनावों में अन्य पार्टीज को सपोर्ट कर रहा था इनडायरेक्टली। जैसे 2011 में एआईएडीएमके को सपोर्ट किया था। फिर विद द टाइम इसने, इस पूरे ग्रुप ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, या कहें कि इलेक्शंस में लड़े, और 2021 में लोकल इलेक्शंस में 169 में से 115 सीट्स जीती। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से कई लोग एज अ पार्टी का नाम नहीं था, लेकिन हाँ चुनाव लड़ा था और जीत गए लोकल इलेक्शन। तो 169 में से अगर आप 115 सीट्स जीत रहे हो तो भाई बहुत बड़ी बात है ये तो। इस बात से प्रभावित होते हुए फाइनली इन्होंने 2024 में
पार्टी की घोषणा कर दी टीवी की कि भाई अब ये ग्रुपबाजी हम नहीं करेंगे, सीधी पार्टी आ रही है हमारी। जब पार्टी के लिए इन्होंने रैली करी थी एक, तो उस रैली में, एक्टर विजय की रैली में 8 लाख लोग आए थे। यहां से एक्टर विजय को लगता है कि मैं शायद सत्ता में भी आ सकता हूं। एक्टर विजय का कहना है कि मेरी जो पार्टी है वो कभी राइट विंग पार्टीज के साथ गठबंधन नहीं करेगी, मेरी सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट है। सेंटर मतलब ना राइट है ना लेफ्ट है, बीच में, ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है, खुद कहते हैं। इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं इनकी पार्टी। तो अगर AIADMK भी है, DMK भी है, इनके दोनों के ग्रुप्स हैं, और तीसरा ये TVF आ गया, और जो लोग DMK से नाराज हैं और AIADMK को नहीं देना चाहते वो इनको भी देंगे। तो इस बार वोट कटेंगे और बड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि AIADMK या NDA पावर में आ जाए इस बार, क्योंकि एक्टर विजय वोट काटने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। एक्टर विजय अकेले दम पे सत्ता में आ जाएंगे, अभी इतना ग्राउंड पर इनका काम नहीं हुआ है। पॉपुलैरिटी होना, किसी एक्टर को देखने के लिए लोग जमा हो जाएं, उसके पीछे खड़े हो जाएं, बात अलग है, जाकर के उसे वोट दे दें, बात अलग है। इसीलिए वोट काटने में मदद करेंगे नो डाउट। और वोट किसके काटेंगे? DMK के, ठीक है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी अलग है। इनके भी मुद्दे मोरलेस वही हैं जो DMK के रहे हैं एक ज़माने में, DK DMK इन सब के रहे हैं जो, इसीलिए ये भी दम दिखा रहे हैं। एक पार्टी और है PMK। PMK कौन सी पार्टी है? जो BJP AIADMK के साथ लड़ रही है वाली। PMK का भी कहीं कहीं है, और इसका काम कहीं ना कहीं छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को जो नॉर्दर्न पार्ट में है, जैसे वन्नियार कम्युनिटी है, इसके वोट्स को हासिल करना है। याद करो, ये वन्नियार कम्युनिटी को PMK के बारे में मैंने पहले बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ इस कम्युनिटी को आकर्षित करने के लिए मुझे ऐसा लगता है बनाई गई पार्टी है। तो ये साहब अभी तक पूरी कहानी है जो मैं अभी तक आपको बता पाया हूं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि AIADMK, DMK, विजय की पार्टी, ये किस तरह से 3 इस बार ध्रुव बन गए हैं। AIADMK के साथ BJP है, DMK के साथ कांग्रेस है, और DMK के साथ एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत लोग नाराज़ हैं DMK से, तो नाराज़ वोटर्स जो इतने नाराज़ हैं कि वो BJP वाले गुट को तो कभी नहीं देंगे, हो सकता है एक्टर विजय को दे आएँ, तो इससे एक चांस बनता है कि NDA फिर से सत्ता में आएगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।